नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। उद्धव ठाकरे गुट को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है और सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा अपने आदेश में यह कह दिया है कि हम पिछली स्थिति वो बहाल करने का आदेश नहीं दे सकते। जहां तक मामला एमएलए के विधायकों के अयोग्य घोषित करने का है, वो अधिकार स्पीकर का है और इसमें हम जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं सुना सकते। और 5 जजों की खंडपीठ जो कि सीजेआई की अध्यक्षता में थी, उन्होंने कहा कि अब इसको हम संवैधानिक पीठ की बड़ी बेंच को भेज रहे हैं, यानी 7 जजों की खंडपीठ अब इसकी सुनवाई करेगी। और इस मामले में यह कहा है कि हम तब तक, जो एकनाथ शिंदे इस समय के मुख्यमंत्री हैं, वो ही मुख्यमंत्री रहेंगे, उनके बारे में कोई फैसला आज नहीं दे रहे हैं। तो एक तरफ ये बड़ी राहत एकनाथ शिंदे को मिली है, वहीं उद्धव ठाकरे के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट में जब बहस हुई तो राज्यपाल की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता प्रस्तुत हुए थे और उन्होंने कहा कि देखिए, जो एकनाथ शिंदे हैं वो जब ये कह रहे थे कि मेरे साथ कुछ विधायक हैं और वो पार्टी का जो अध्यक्ष है इससे नाराज हैं और वो अलग हो गए, तो अपनी मर्जी से विधायक वहां आए उनके साथ में, तो एकनाथ शिंदे के साथ आए विधायकों की जो मान्यता रद्द करने के लिए उद्धव ठाकरे कह रहे हैं, जिनकी संख्या 15 है, उसको चुनौती दी गई और राज्यपाल ने एक व्हीप जारी किया गया और उस व्हीप के जरिए यह तय हुआ कि भाई एक जो है, अब इसमें स्पीकर तय होगा और स्पीकर यह तय करेगा कि कौन मान्य कौन अमान्य। तो इसको लेकर हालांकि टिप्पणी की गई कि राज्यपाल को इस तरह की राजनीति से दूर रहना चाहिए, लेकिन कुल मिलाकर इस मामले में जो अभी वर्तमान स्थिति है, जिस स्थिति में जो एकनाथ शिंदे के साथ शिवसेना के विधायक, जो बाला साहब ठाकरे वाली शिवसेना है, उससे टूटकर अलग आए थे, यानी अब तो 2 टुकड़े ही हो चुके हैं। जब आए थे जिनको उद्धव ठाकरे चुनौती दे रहे थे और कह रहे थे कि दल बदल कानून के तहत ये जो है अमान्य है, क्योंकि उस समय के जो विधानसभा के स्पीकर हैं उन्होंने उनको अयोग्य घोषित कर दिया है, उसके लिए नोटिस जारी कर दिया था। उसको चुनौती देते हुए एकनाथ शिंदे गुट ने कहा था कि क्योंकि उनके पास कोई संख्या ही नहीं है, ना तो विधायक उनके पास हैं और ना उनके पास सांसद है, 55 में से 40 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ जब आकर खड़े हो गए तो स्पीकर की भी क्या वैल्यू रह गई। और इसी को लेकर के उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट में केस डाला था और उन्होंने कहा कि जो 15 विधायक हमारे साथ को छोड़कर और एकनाथ शिंदे के साथ गए थे, क्योंकि इसको नोटिस पहले दे दिया गया था, तो ये अमान्य घोषित करिए, और अगर वो अमान्य हो जाते या अगली सुनवाई में हो जाए संवैधानिक खंडपीठ में, तब ये जानिए कि फिर ये सरकार एकनाथ शिंदे का जो साथ है वो संकट में आ सकती थी। लेकिन अब फिलहाल इसको 7 जजों की संवैधानिक पीठ सुनवाई करेगी। वो क्या फैसला करती है ये मुद्दा अलग है, लेकिन इस बीच जो बहस हुई है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें तो ये साफ कर दिया कि ये जो मान्यता का मामला है विधायकों का, ये स्पीकर का होता है। स्पीकर इस पे जो फैसला दे वो मान्य होता है। और क्योंकि एक जो उद्धव ठाकरे हैं, उनको जब ये कहा गया कि वो अल्पमत में हैं, तो उन्होंने पहले ही इस्तीफा दे दिया। फ्लोर टेस्ट जिस दिन था वो फ्लोर टेस्ट में नहीं गए, और जब फ्लोर टेस्ट में ही नहीं गए, पहले ही इस्तीफा दे दिया, तो आज वो दावा कैसे कर रहे हैं कि जो मेरी सरकार थी उस समय वो वाली स्थिति का आदेश सुप्रीम कोर्ट दे दे और वो ही मुख्यमंत्री बन जाएं। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि जब या तो आप इस्तीफा ना देते और आपकी सरकार को कोई गिराकर एकनाथ शिंदे अगर कुछ विधायकों को ले जाकर राज्यपाल के सामने खड़े हो जाते और फिर जो है फ्लोर टेस्ट होता, विधानसभा का जो स्पीकर है वो भी आपके साथ होता, तब इस मामले में ये देखा जाता कौन सही कौन गलत। लेकिन जब आपने इस्तीफा ही दे दिया, फ्लोर टेस्ट में आप आए नहीं, तब ये कैसे प्रूव होगा कि आपके साथ कितने विधायक हैं। और इसलिए जब आप फ्लोर टेस्ट में शामिल नहीं हुए हैं, तो एकनाथ शिंदे तो दावा कर रहे हैं वो फ्लोर टेस्ट में शामिल हुए और उनके पास बहुमत है, तो इसका मतलब जब बहुमत है तो मान्यता किसको मिलेगी? बहुमत के आधार पर एकनाथ शिंदे को ही मिलेगी। हालांकि अभी इसमें 7 जजों की जो संवैधानिक पीठ है उस पर सुनवाई करनी है, लेकिन अभी तक इसको एकनाथ शिंदे के लिए राहत माना जा रहा है,
क्योंकि एक तो तब तक एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री रहेंगे महाराष्ट्र के, दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के इस्तीफे को लेकर और फ्लोर टेस्ट में शामिल ना होने कर को जो टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने दी है, उसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी टिप्पणी करी कि हम पुरानी स्थिति आज के समय में बहाल नहीं कर सकते, क्योंकि आप तो फ्लोर टेस्ट में शामिल ही नहीं हुए। और आपको याद होगा इसी बात को लेकर के जो एनसीपी प्रमुख हैं शरद पवार, उन्होंने भी जिस दिन वो इस्तीफा अपना दे रहे थे और उस दिन मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात उद्धव ठाकरे के लिए कही थी। वो कांग्रेस के बारे में भी बोल रहे थे और उद्धव ठाकरे के बारे में भी उन्होंने बोला। तो उन्होंने कहा देखिए उद्धव ठाकरे ने तो पहले ही अपने मैदान छोड़ दिया और वो एक कमजोर लीडर हैं, वो उन्होंने मुकाबला नहीं किया। जब शरद पवार इस बात को याद दिला रहे थे तो उस समय ही लग रहा था कि कहीं ना कहीं शरद पवार उनके साथ एक सीनियर लीडर थे और आप महाविकास अघाड़ी गठबंधन में थे, इस गठबंधन में कांग्रेस भी आपके साथ थी। यदि कोई अंदरूनी पार्टी में कोई कलह हुई थी और आपके पार्टी के अंदर विधायक कुछ आक्रोशित थे, तो अगर एकनाथ शिंदे को साथ लेकर चलते, या तो पहला मूव तो यही होता कि उनको बिठाते, क्या समस्या है। जैसा कि विधायक कह रहे थे कि साहब उद्धव ठाकरे जी तो टाइम ही नहीं देते हैं, उनसे मिलने जाओ तो मिलने के लिए फोन नहीं उठते हैं और मिलने के लिए टाइम नहीं देते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। और सरकार उनकी है, भले ही मुख्यमंत्री उनके हैं, लेकिन उन्हीं के विधायकों के काम नहीं हो रहे हैं। यह आमतौर पे विधायक शिकायत कर रहे थे और इस शिकायत का समाधान होता हुआ विधायकों को नहीं दिख रहा था। और इसलिए उनको लग रहा था कि जब कभी चुनाव में हम जाएंगे जनता के बीच तो हम क्या जवाब देंगे। सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है, अपराध चरम पर है और पुलिस अपराधियों का गठजोड़, ये आए दिन की खबरें महाराष्ट्र से आ रही थी। तो उनको लगा था कि एक नई सरकार भाजपा के साथ बनाना जरूरी है, क्योंकि महाविकास अघाड़ी सरकार तो बदनाम हो चुकी है, उगाही के लिए बदनाम हो गई। अपने आप देखिए किस तरह के अपराध हो रहे थे, पुलिस कर्मियों से मिलकर के उगाही चल रही थी। फिर भ्रष्टाचार सामने आया, भ्रष्टाचार में 2-2 मंत्री जेल में गए। तो विधायकों को कहीं ना कहीं अंदर अंदर लग रहा था कि हम बदनाम हो रहे हैं और काम हमारा हो नहीं रहा है, काम कहीं एनसीपी के लोगों का हो रहा है। इसको लेकर आक्रोश बढ़ा और उद्धव ठाकरे ने उनकी एक नहीं सुनी और इसलिए उनके सामने कोई रास्ता नहीं था कि वो छोड़कर अलग जाएं। अलग जाएं तो कहां जाएं, तो एकमात्र एक पुरानी पार्टी बची जो उनकी सहयोगी पार्टी रही है, वो रही भाजपा। तो भाजपा के साथ मिलना एक स्वाभाविक भी था, क्योंकि वो स्वाभाविक गठबंधन भी था। तो जो भी हिंदूवादी विचारधारा के विधायक, सांसद और पार्षद, वो जो थे एकनाथ शिंदे के साथ आ गए और उन्होंने तय किया कि हम उद्धव ठाकरे के साथ नहीं रहेंगे, जिन्होंने अपने पिता की हिंदुत्ववादी विचारधारा को ही छोड़ दिया। खास तौर पर पालघर में साधुओं की हत्या के मामले पर, उसके बाद जो दही हांडी प्रोग्राम होता है उस पर रोक लगाई गई, जो कि वहां का प्रमुख एक त्योहार है। उसके बाद जिस तरह से वहां हनुमान चालीसा, मंदिरों से आवाज, उस पर बैन किया गया, मस्जिदों के लाउड स्पीकर को अलाउ किया गया, यानी एक तुष्टीकरण की चीजें जो चल रही थी, उसको देखते हुए हर शिव सैनिक विधायकों से जनता पूछ रही थी कि भैया आप तो बाला साहब ठाकरे जी की हिंदुत्व की विचारधारा को ही छोड़ दे रहे हैं, तो क्या सत्ता प्रमुख है? और इसलिए इन विधायकों के पास कोई जवाब नहीं था। तो अलग होना जरूरी था। उस अलग होने जरूरी में अगर शरद पवार से ही सलाह ले लिए होते उद्धव ठाकरे, तो शायद वो सलाह ये देते कि आप फ्लोर टेस्ट में जाइए, आप खुद से इस्तीफा मत दीजिए और फिर चुनौती दीजिए उस चुनाव को। वो जो चुनाव में राज्यपाल की तरफ से एक चीफ व्हिप घोषित किया गया था कि भाई इनके देखरेख में चुनाव होगा, फ्लोर टेस्ट होगा, उसको चुनौती दी जा सकती थी तब। और चुनौती दी जाती तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने इशारे में बता दिया कि राज्यपाल ने जो फैसला लिया था कहीं वो उससे खुश दिखाई नहीं दे रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे। और इसलिए आज स्थिति कुछ पलट सकती थी यदि उद्धव ठाकरे जी इस्तीफा देकर बाहर ना हुए होते। वो कह रहे हैं कि मैंने इस्तीफा इसलिए दिया कि नैतिकता के आधार पर दे दिया। इस पर देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे दोनों ने उसको कहा कि देखिए अब इस तरह के नाटक करने की जरूरत नहीं है। वो नैतिकता के आधार पर नहीं था, इनको दिख गया कि अब इनके साथ कोई है नहीं और इसलिए इनको लगा कि 15 विधायक जो छोड़ करके गए हैं उनको अगर चुनौती दे दी जाए और वो अयोग्य घोषित हो जाते हैं तो फिर एकनाथ शिंदे की कुर्सी खतरे में आ जाती है। लेकिन ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अभी कोई आदेश नहीं दिया है।
अब देखना होगा कि जब 7 जजों की खंडपीठ इस पर दोबारा से विचार करेगी तो क्या तब इसी को बरकरार रखा जाता है जो सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की खंडपीठ ने सीजेआई की अध्यक्षता में जो फैसला दिया है कि चुनाव आयोग, निशान को लेकर भी बात हुई है, तो निशान और पार्टी की मान्यता ये चुनाव आयोग का मामला है, इस पर चुनाव आयोग ही फैसला करेगा, उस पर कोई रोक टोक सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लगाई है। यानी पार्टी का निशान और पार्टी की मान्यता ये भी कहीं ना कहीं बहुमत के आधार पर चुनाव आयोग तय करता है और वो चुनाव आयोग ने तय कर दिया है, तो उसको भी चुनौती नहीं दी जा सकती। बस केवल अब मामला विधायकों की मान्यता पर अटका हुआ है और उस पर जैसा कि कह ही चुके हैं कि वो स्पीकर का मामला है। अब केवल यह है कि स्पीकर की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, और अगर इस पर कुछ कहता है तो अब आप देख लीजिए कि यह कानून बनने जा रहा है, क्योंकि यह संवैधानिक पीठ पर जा रहा है। तो फिलहाल अभी तक तो यह दिख रहा है कि एकनाथ शिंदे ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहेंगे और उद्धव ठाकरे को अपनी गलती पर इस समय पछतावा हो रहा होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, स्थिति कुछ और होती अगर उद्धव ठाकरे अपने सहयोगियों से सलाह कर लेते और वो मैदान छोड़कर नहीं भागते। बहरहाल इस फैसले का असर आने वाले बीएमसी चुनाव पर और 2024 में भी पड़ने वाला है। लेकिन इसके पहले जिस तरह से हमने उठापटक एनसीपी के अंदर देखी है कि शरद पवार ने अपनी पार्टी को संभालने के लिए अजीत पवार को साधने के लिए इस्तीफा दिया, फिर वो इस्तीफा वापस लिया, सभी लोग ये कह रहे हैं कि ये केवल अपना दम दिखाने का था और वहीं अजीत पवार को शांत करने का था, ये दिखाने के लिए कि देखिए अगर पार्टी तोड़ने की बात सोचते हो आप शिवसेना की तरह तो पावर मेरे पास ज्यादा है, और इसीलिए ये सब चल रहा है महाराष्ट्र में। लेकिन अब बीएमसी चुनाव और 2024 के चुनाव में क्या होने वाला है इसको अभी फिलहाल कोई नहीं जानता। लेकिन अगर विधायक अमान्य घोषित होते हैं, वो 7 जजों की संवैधानिक पीठ उनको अयोग्य घोषित करती है, तब ये निश्चित जानिए कि फिर ये सरकार गिर सकती है या तो फ्रेश चुनाव होंगे। और अगर ऐसा होता है फ्रेश चुनाव या बीएमसी, तो उद्धव ठाकरे को कहीं ना कहीं एक अभी भी वर्ग ऐसा है जो बाला साहब ठाकरे जी के नाम पर उद्धव ठाकरे के साथ सिंपैथी रखता है, और इसलिए लोगों का यह कहना है कि इसका असर, जिस तरह की बात कर रहे हैं, वो कई बार कह चुके हैं कि हमारे साथ चोरी हो गई। ये बोल रहे थे अरविंद केजरीवाल जब गए थे उद्धव ठाकरे जी से मिलने, और उन्होंने अपने मीडिया में बोला था, मीडिया में वो प्रोग्राम चल रहा था कि साहब आपका तो निशान चुरा लिया, आपकी तो पार्टी चुरा ली बीजेपी वालों ने। हालांकि इसमें ना बीजेपी का कोई डायरेक्ट रोल है ना इनडायरेक्ट रोल है। तो अब ये देखना होगा कि इस तरह की बातें करके ये पब्लिक से वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये अपने काम पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि इन्होंने कारनामे किस तरह के किए थे और किस तरह से, किन वजहों से इनके विधायक इनसे नाराज हुए थे। आप अंदर अंदर अपने विधायकों को संभाल नहीं पाए और दोष लगाएं भाजपा का। ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया कि आपका बच्चा अगर संभल नहीं रहा है, शैतानी कर रहा है, पढ़ नहीं रहा, तो आप पड़ोसी पे आरोप लगाएं कि साहब पड़ोसी ने हमारे बच्चे को शैतान बना दिया। तो ये बेमतलब की बात है, लेकिन फिलहाल जनता को समझना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ इस पर जब सुनवाई कर रही हो और टिप्पणी कर रही हो, तो निश्चित जानिए कि ये समझ लेना चाहिए कि मामला बहुत गंभीर है, और अब ये एक उदाहरण बनेगा हर राज्यों के लिए, हर पार्टी के लिए। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।